किया था मालूम भी नहीं है। क्यों नहीं मालूम? ये फैसले कुछ इस अंदाज में किए गए कि हमको तो समझ में भी नहीं आया। हम तो समझ गए थे फैसले ऐसे कर गए ये कि सब दरवाजे हमारे बंद करके दिग्गज करने वाले थे। क्या आपको चुनके आने के लिए विश्व समाज को उड़ने की जरूरत नहीं है? क्यों नहीं है? नहीं देखिए, अभी कुछ जो प्रोसेस है हमारे समाजवादी पार्टी के जो बहुत से एमपी है, हम उनको बुलाते हैं। एमआईएम में जब मैं था, दूसरे समाजों के पास जाने में थोड़ा मुझे दिक्कत होती थी, मगर अब मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, मैं हर आदमी के पास जा सकता हूँ और वो भी मुझे एक्सेप्ट करते हैं। एमआईएम में जिनसे पर्सनल रिलेशन थे वो ज्यादा एक्सेप्ट करते थे, जिससे पर्सनल रिलेशन नहीं थे वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। समाजवादी पार्टी के पास तकरीबन 37 एमपी है, उसमें से कई ओबीसी भी है, हिंदू भी है, ब्राह्मण भी है। वो सब आएंगे, हम उनके माध्यम से उस पेड़ पे पहुंचेंगे। और दूसरी बात ऐसी है, अभी 1, 2, 3 दीपावली की छुट्टियां थे, दीपावली का मौसम चल रहा था, हिंदू भाई दिवाली मना रहे थे, हम उनके पास इंशाल्लाह कल परसों से पहुंचेंगे। तीसरी बात, अभी चुनाव प्रचार का काम कायदे से शुरू नहीं हुआ है। हम बाजा बजा रहे हैं, उससे भी लोग बाजा बजा रहे हैं। निबंधों की प्रक्रिया में विड्रॉल की डेट है 4 नवंबर। 5 नवंबर से सही प्रचार और सही रूप देखा बनेगा। उसके इंतजार में तो बैठे यार, तुम भी बैठे क्या? आपका क्या कहना है भाई? हमने अपना केस उनके पास पुटअप किया, हमने हमारे तमाम बायोडाटा और एक्टिविटीज आदरणीय मनोज के साहब के पास दिए हैं। अब उनका फैसला क्या आता उसका भी इंतजार है। वो इंतजार आपको सबको है, मुझको भी है। सर, महाविकास आघाडीचा समावेश किया है आणि महाविकास आघाडीची काही सेवाही आहेत, आपकी मालूमात कम है। अभी मैंने जो लिस्ट देखा ना, राजू वैद्य जो शिवसेना उपाध्याय के अध्यक्ष है, उनका नाम भी याद नहीं। और पांडुरंग तायरे पाटिल जो शरद पवार की पार्टी के, उनका नाम भी उनकी निशानी के साथ में, यानी ये भी फॉर्म दिया गया। ऐसा हो सकता है किसी जगह पर महाविकास की जो पार्टी के जो हिस्से हैं उनमें सेकेंडरी फाइट भी हो सकती है। आप अभी पार्टी में है क्या? आप नसीम भाई की बात आपने सुनी। नसीम भाई से जो सवाल सुने नसीम भाई से जो सवाल पूछना है वो मौका दिया जाएगा। मैं 1-2 बातें उसमें ऐड करना चाहता हूँ। इम्तियाज जलील जो कारनामे अंजाम देते हैं, उसकी फेहरिस्त बहुत लंबी है। अभी एक डॉक्यूमेंट आपके सामने दिया गया है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जो डॉक्यूमेंट देखिए। वो डॉक्यूमेंट है 1997 का, जब इम्तियाज जलील साहब पत्रकार हुआ करते थे। उस डॉक्यूमेंट में एक 3825 स्क्वायर फुट की जमीन, जो आज इम्तियाज जलील साहब का ऑफिस है, वक्फ बोर्ड की जमीन उनकी वालिदा मोहतरमा मरहुमा के नाम पर भागे पट्टी साल के 500 रुपए किराए से दी गई है। 25 साल के ऊपर हो गया है, आज भी उनका कब्जा है। और आप ये डॉक्यूमेंट देखिए, इम्तियाज जलील साहब जब पत्रकार थे लोकमत में, अपनी पत्रकारिता का फायदा उठाते हुए उन्होंने ये जमीन हासिल की है। उसका ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ
कि वक्फ की जायदाद की कॉन्फ्रेंस करना, बात सुनो जी, वक्फ की जायदाद की कॉन्फ्रेंस करना, औकाफ को बचाने की बात करना और सत्यातों से ये काम करना कि 500 रुपए में तकरीबन 4000 स्क्वायर फुट की जमीन जो प्राइम लोकेलिटी में है अपने कब्जे में रखकर उसका कमर्शियल फायदा उठाना। होना तो ये चाहिए था कि गरीब मुसलमानों को दे दी जाती। मैं आपके माध्यम से मांडोरी पाखंडी इम्तियाज अली को पूछना चाहता हूं, अगर तेरे में दम है और तू बोलता है कि उलमाए किराम हमारे सर के ताज है, तू कहता है हम उलमाए किराम के खतबों पर बैठेंगे, ये पूरी जमीन उलमाए किराम को फ्लैट बना के दे, नौजवान बच्चों को दुकान बना के दे ताकि रोजी कर, ये माध्यम से बात बताना चाहता हूं। ऐसे कई डॉक्यूमेंट मौजूद है जो बताएंगे कि औकाफ की जायदाद में जो गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का, गरीबों का हक है, इम्तियाज ने किया है। तो दगारी करने वाले लीडर के बारे में एक मालूमात आपको देने की, ये डॉक्यूमेंट देने के पीछे मकसद ये है कि ये ऑथेंटिक प्रूफ आपके पास मौजूद है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताना चाहते हैं कि औकाफ के बारे में मीटिंग करके अपने आप को मर्द मुजाहिद करने वालों का सही चेहरा क्या है। आज भी जारना रोड का जो ऑफिस है और कई जमीनात है, वक्फ बोर्ड का मेंबर बनकर कहां कहां इन्होंने मांडोरी की वो फेरिज पे आ जाएगी। दूसरी बात, मैंने एक और कागज साथ में लाया हूं, उसकी कॉपी दे नहीं सकता तो बताता हूं, ये तो मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाला है। पार्लियामेंट के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 सीटें खड़ी की थी। एक भिवंडी की सीट जहां MIM को 0.1% वोट मिला, 1741 वोट, 0.1%। वहां खड़े थे खान मोहम्मद अकरम, अब्दुल हन्नान। फिर उस्मानाबाद में 0.2% वोट मिला, वहां मिले 2060 वोट। पार्लियामेंट का इंतखाब 6 असेंबली कंस्टिट्यूंसी का होता है। फिर पुणे में अनीस अरशद ने कंटेस्ट किया था, उनको मिले 860 वोट। और फिर नॉर्थ सेंट्रल बॉम्बे में 1531.2%। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, जहां भाजपा को हराने की बात ये करते हैं तो ये 5 इंतखाबी हलकों में आपने क्यों उम्मीदवार दिए थे और आपका कंडक्ट क्या था, आप किसकी मदद कर रहे थे, ये फैसला करना मैं आप पर छोड़ता हूं। तो ये 2 बातें बताने के लिए मैंने नसीम भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस को शेयर किया। नसीम भाई शख्सी तौर पर मेरी मदद करने के लिए आए हैं। जो सवाल उनसे पूछना है उनसे पूछिए और जो मुझसे पूछना है मुझसे पूछिए। तीसरी बात, मैं करीम कुरैशी साहब के साथ बैठा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरा भाई करीम कुरैशी, उनके बड़े भाई हबीब कुरैशी साहब फिलहाल आउट ऑफ स्टेशन है, उनके नजदीक के साथी जावेद वहाब साहब और इनकी पूरी टीम ने तमाम हालात को देखकर, ग्राउंड की हकीकत को देखकर, मेरे पे होने वाले नाइंसाफी को देखकर, अवाम के रुझान को देखकर ये फैसला किया है कि वो हमारे साथ पूरी ताकत से इस असेंबली इंतखाबात में खड़े होंगे। मैं सबके सामने करीम भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज मेरा भाई हमारे साथ आ गया है और वो
हमारे साथ पूरी ताकत से काम करने वाले हैं। तो ये 3 बातें आपके पास पहुंचानी थी। एक, नसीम भाई की मदद और उनके बैकग्राउंड। दूसरा, ये 2 सवाल थे, वक्फ बोर्ड की जमीन के बारे में इम्तियाज जलील की हरकतें। तीसरा, पार्लियामेंट के 5 सीटें क्यों दिए थे, किसकी मदद कर रहे थे। और उसके बाद दलित खुर्शी साहब की अब आपको जो सवाल पूछना है एक एक से पूछिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी लंबी हो गई है, खाने का वक्त भी हो रहा है। डॉक्टर साहब, अब करीम साहब ने जो सपोर्ट किया है उन्होंने उनके शब्दों में बोलना चाहिए। डॉक्टर साहब एक माइक देता है, चुन पी कर आप खाए। डॉक्टर साहब, तो मैं माइक तो बोलेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस माइक करेगा। डॉक्टर साहब, एक मिनट, एक वक्त एक का जवाब दूंगा मैं, आपका जवाब, इनका जवाब दूंगा। आपका क्या कहना था? कोई जरूरत नहीं है बोलने के वास्ते, जावेद साहब आप जवाब दो। अरे मगर तुमसे हाउ कैन दे इंसिस्ट यू, आप इंसिस्ट कैसा कर सकते? अरे बसले तर त्यांना प्रश्न विचारला तर काय अडचण आहे का तुम्हाला? अरे असं थोडी असं आहे, मैं मीडिया प्रेस आमची आहे, थोड़े बोलता तुम्हें। डॉक्टर साहब को इसलिए सपोर्ट करना चाहता हूँ कि जैसे उनके इधर से धोखाधड़ी मिली वैसी मेरे को कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया। क्यों? क्या उन्होंने कमिटमेंट किए थे कोई भी मुस्लिम को देंगे, 10 लोगों ने फॉर्म भरा था, 10 में से खाली मुस्लिम को देंगे, 1 नंबर पे मेरा ही स्थान था। बाद में कौन देशमुख आया, दूसरा कौन है, उसका ठिकाना भी नहीं अभी तक। तो जैसा डॉक्टर साहब के सामने हुआ वैसा मेरा हुआ। पिछला जो मेरे पे इल्जाम था डॉक्टर साहब को मैंने गिराया बोल, आज इसलिए उनके साथ में मैं खाने खड़े हुए उनके साथ में। और इंशाल्लाह जब तक जीत के नहीं आते जब तक मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। भाजपा से अभी समझदारी इसी में है कि डॉक्टर साहब हमारा ये बोलना आ रहा है इम्तियाज जलील साहब से, कल का आखिरी पहले उनके पास में उन्होंने भी बड़ा डील करना चाहिए और डॉक्टर साहब को सपोर्ट करना चाहिए। मला सांगा, ही निवडणूक तुमची फक्त जलील विरुद्ध, म्हणजे जलील यांनाच विरोध क्या बात कर रहे नाही, मग प्रेस कॉन्फरन्स टाळ्या ही प्रेस ही काय सभा नाही, एक लक्षात ठेवा, सभा नाहीये, एक लक्षात ठेवा। पत्रकार परिषदेला पत्रकार परिषदेचं स्वरूप राहू द्या। एक पाटील इकडे बघा, ही तुम्ही जी निवडणूक लढताय ही तुमची फक्त जलीलच्या विरोधातच असं म्हणून लढताय का काय? त्याला काय प्रश्न बाकीचे विषय नाहीत का काय? तुम्ही सर्व प्रश्न ते जलील विरुद्ध, तुमची फक्त ही निवडणूक जलील विरुद्धच आहे का? मी गेल्या 10 वर्षापासून माझ्या या मतदारसंघात काम करत आहे आणि मी मतदार नोंदणीचं फार मोठं काम केलेलं आहे। माझी ही भावना आहे, माझा हा पक्का विचार आहे की इम्तियाज जलीलने आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी MIM पक्षाकडून माझं तिकीट काम काढलं, म्हणून मला इम्तियाज जलील बद्दल पुरावा लागला कि मेरी सियासत बरकरार रहे। और डॉक्टर साहब को कमजोर करने के लिए उन्होंने तमाम बड़े लीडरान से, मुझे लगता है जहां तक, क्योंकि दिल्ली की सरजमी पर कांग्रेस पार्टी डॉक्टर साहब को टिकट देने के लिए आखिरी तक तैयार थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी मजबूर कर दिया कि अगर डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को टिकट दी गई तो मैं नांदेड़ की लोकसभा सीट लड़ता। जरा आप बताइए, नांदेड़ की लोकसभा सीट अनाउंसमेंट करने के बाद आप पीछे क्यों हट गए? आपको तो लड़ना चाहिए था। आप तो कह रहे थे कि आप औरंगाबाद के शाहरुख खान है, जहां से भी लड़ते वहां से जीत कर आते। ये सारी साजिशें इम्तियाज जलील साहब सिर्फ अपनी सियासत को बचाने के लिए करते रहे। और आपको यह पूछना है कि साहब, आपको तो औरंगाबाद की आवाम ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। अगर कोई इंसान कहीं पर नौकरी करता है तो उसको प्रमोशन मिलती है, तो वो प्रमोशन दिया और आपको पार्लियामेंट में भेजा। आपको इंतजार करना चाहिए था। अरे आपको मजलिस को मजबूत करने के लिए खुद की कुर्बानी देनी चाहिए थी। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए फिर आपको विधानसभा लड़ने की क्या सूझी? तो मैं तो सोचता हूं अगर आप विधानसभा ये हारे तो आप कॉर्पोरेशन का भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मेरे भाई, मेरा मकसद जो यहाँ पर बैठने का है, मैं औरंगाबाद की आवाम को बताने आया हूं कि जो 12 साल की मेरी कुर्बानियां थी, मेरी डॉक्टर साहब से
ताल्लुकात अच्छे थे और ये एक नेक इंसान है। और मेरी नजदीकियां इतनी थी कि शायद वो इम्तियाज जलील साहब को खलने लगी और 2019 का इंतखाबात जीतने के बाद उन्हें दिल्ली का इंचार्ज बना दिया गया। और मुसलसल 5 साल से ना मुझे दिल्ली के अंदर कहीं पर पूछा गया इलेक्शन में, ना ही किसी और स्टेट में। मुसलसल इम्तियाज जलील साहब ने हर स्टेट में हर जगह मुदाखलत करके कि नसीम की आवाज कहीं पर नहीं पहुंचनी चाहिए। क्या मेरे अंदर अपने कौम के जज्बात नहीं है? क्या मेरे अंदर एहसास नहीं है कि मैं अपने लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं? मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सियासत की कुर्सी का लालच नहीं है। ना ही मैंने कभी टिकट के लिए पार्टी से मुखालफत करी या टिकट मांगा, या मैंने कोई कहा कि मुझे ओहदा दे दो। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है जो इम्तियाज जलील साहब असद साहब के कान को भरते हैं और असद साहब इम्तियाज जलील साहब की हर बात को सुनते हैं? अरे हम लोगों ने भी ये सोचा था कि 2019 का जब इलेक्शन आएगा, मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि डॉक्टर साहब जब आप 2019 का इलेक्शन लड़े तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है इस बार आवाम आपको चुनकर देगी। जब आप मजलिस से चुनकर आएंगे तो इम्तियाज जलील साहब की ये जो गंदी सियासत चल रही है, जो दूसरों की लीडरशिप छीनना चाह रहे हैं, हम इसके खिलाफ जाएंगे। लेकिन ये नौबत नहीं आई और डॉक्टर साहब की टिकट को काट दिया गया। आप ये बताइए मेरे भाई, ये लोग कह रहे हैं कि 10 साल हमने डॉक्टर साहब को मौका दिया। 2014 का इंतखाबात डॉक्टर साहब ने लड़ा, आप भी जानते हैं चंद वोटों से इनको हार का सामना करना पड़ा। 2019 का इलेक्शन लड़ा, पिछली बार से ज्यादा वोट मिले। लेकिन आपको पता है कि क्या साजिशें औरंगाबाद ईस्ट में हुई? कांग्रेस ने और बीजेपी ने, तमाम इन पार्टियों ने मिलकर इनका साथ नहीं दिया और इनका साथ मजलिस के भी किसी कारकुनों ने नहीं दिया। अवाम की मोहब्बत थी जो 80,000 वोट ये लेकर गए। अब 2019 का इंतखाबात आया तो इनकी मेहनत थी, जो इम्तियाज जलील साहब को 89,000 वोट मिलते हैं। अब इम्तियाज जलील साहब के सियासत का तो वो चस्का चढ़ा हुआ है, उन्हें किसी भी हालत में कुर्सी चाहिए। वो 89,000 वोट को ये देखकर लेते हैं कि अगर मैं ईस्ट से विधानसभा सीट लड़ता हूं तो ये वोट मुझे मिलेंगे और मैं विधानसभा में चुनकर आ जाऊंगा। जरा मेरे को ये बताइए, हम लोग किसी के लिए मेहनत करते हैं या किसी पार्टी के लिए काम करते हैं तो उनका हक क्या है कि हमारी मेहनतों को जाया ना करे। अगर कोई किसान किसी जमींदार से अपनी खेत को लीज पर लेता है तो ये सोच कर लेता है कि मैं इसमें फसल उगाऊंगा, इसमें बीज डालूंगा, मैं इसकी मुसलसल हिफाजत करूंगा, मेहनत करूंगा, इस फसल को बड़ा करूंगा ताकि जब ये फसल बड़ी हो जाए तो मैं उसको बाजार में बेचकर इसका मुनाफा लूंगा। लेकिन जब जमींदार को ये लग जाए कि वो फसल बड़ी हो चुकी है, वो किसान से आकर ये बात कहे कि अब इस फसल को मैं काटूंगा, इसका मुनाफा मैं लूंगा, तो मेरे भाई वो किसान क्या करेगा? वो किसान या तो खुदकुशी करेगा या तो वो रोएगा, क्योंकि उसकी मेहनत को तो जाया कर दिया गया। तो हम लोग जमीनी तौर पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो इंसान अपनी शख्सियत को दिखाने के लिए चेहरे पे काला चश्मा लगाए फिरता है, खुद को शाहरुख खान बताते हैं, अपनी पूरे हिंदुस्तान में गुणगान गाते हैं, और जमीनी स्तर पर आकर देखे तो बताइए 5 साल ये एमएलए रहे और सेंट्रल की सीट से अगर इन्होंने आवाम के लिए काम किया होता तो ये सेंट्रल की सीट चुनते। लेकिन इनको मालूम था कि मुसलसल 5 साल इन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर खासदार का ये इलेक्शन जीते तो आवाम को ये उम्मीद थी कि कोई लीडर हमारा अगर पार्लियामेंट में जाएगा तो हमारे मुस्तकबिल के लिए बात करेगा। लेकिन मुसलसल वो 5 साल भी निकल गए, कोई ऐसे काम औरंगाबाद के आवाम के लिए नहीं हुए। जो असद साहब, अकबर साहब ये पैगाम लेकर आए थे औरंगाबाद की आवाम से कि जो पार्टी हमारी हैदराबाद में काम कर रही है, मुसलसल हम लोग आपके लिए इत्तेहाद की भीख मांग रहे हैं। अगर औरंगाबाद में आप लोग कामयाब करोगे तो हैदराबाद की जो हम लोग गरीब मुसलमान बच्चों को तालीम देते हैं, उनके अस्पतालों का इंतजाम करते हैं, उनको फ्री में इलाज देते हैं, तो आप बताइए 10 साल की कुर्सी पर बैठकर, 10 साल सियासत की कुर्सी पर बैठकर वो एमएलए रहे, वो एमपी रहे, क्या औरंगाबाद की आवाम के मजलूम बच्चों को एक भी स्कूल मिला? क्या एक भी अस्पताल ऐसा मिला जिससे गरीब मुसलमानों का फ्री में इलाज होया जा सके? अरे सिर्फ बातें बातें बातें। और पूरे हिंदुस्तान में लोग ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर साहब मजलिस को कमजोर कर रहे हैं या नसीम सिद्दीकी मजलिस को कमजोर करने आया है। अरे मैं अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ नहीं बोलूंगा। हाँ, यकीनन वो मुसलमानों की आवाज उठाते हैं, यकीनन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के हक की बात करते हैं और वो आवाम के लिए काम भी करते हैं। लेकिन उन्हें यह सोचना चाहिए, जिसको आप अपना सियासी लीडर मान रहे हो और जिसके हाथ में कौम के मुस्तकबिल की बात दे रहे हो, क्या वो इस काबिल
काबिल है जो आप वादा कर रहे हो आवाम से, वो उस बात को पूरा कर सके। तो मैं यहां पर आया हूं मेरे भाई, मेरे अंदर बहुत जज्बात है। मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने सोचा था कभी शायद मजलिस का दामन नहीं छूटेगा और मैं एक जमात से काम करता रहूंगा। मुझे कोई सियासत की कुर्सी का लालच नहीं है कि मैं जाकर इलेक्शन लड़ने का कोई शौक रखता हूं। अल्लाह ने मुझे जज्बात दिए, एहसास दिए हैं, मिल्लत की फिक्र दी है और मैं इस फिक्र को लेकर हर जगह पर जाता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम मेरी बातों को भी सुनती है। आज मैं यहाँ पर डॉक्टर साहब समाजवादी पार्टी से हैं, मजबूरी है क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए एक सिंबल चाहिए होता है और इनको ये सिंबल दिया गया। लेकिन मैं आवाम से और आप लोगों के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि आप लोग भी आवाम के बीच में सवाल रखिए, क्या औरंगाबाद की आवाम इम्तियाज जलील साहब के 10 साल के इस कार्यकाल में खुश है? क्या आवाम के मुस्तकबिल के लिए कोई काम किया गया? सिर्फ अपना चेहरा आगे करने के लिए। आप ये बताइए, आज पूरे हिंदुस्तान में डंका पीट रहे हैं कि मैंने नामूसे रिसालत के लिए एहतजाज किया। अरे हम भी अपने नबी को मानने वाले हैं, हमारे चेहरों पे वो एहसास है, वो जज्बात है कि कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आ सकती, हमारे दिलों के अंदर नफरत का वो तूफान उठता है। लेकिन साहब आवाज देते हैं पूरे महाराष्ट्र की आवाम को, आपने आवाज दी, महाराष्ट्र की आवाम लंबैक कर कर आपके पीछे निकले, लेकिन आपके चेहरे पे वो कोई जज्बात नजर नहीं आ रहे थे। आप बड़ी गाड़ी का काफिला लेकर तो निकले, आप सनरूफ से ऊपर बैठकर सेब खा रहे हैं, मुस्कुरा रहे, हाथ फिरा रहे। अरे क्या ये जज्बात है कौम के लिए? आप मजाक बना रहे, दूसरे लोगों को मौका दे रहे कि तुम्हारे लीडर अपनी नबी की शान में गुस्ताखी नहीं कर रहे, जबकि इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोवर बढ़ा रहे, अपने आप को चमका रहे। अरे आवाम की खिदमत करो, हमारे अंदर दल है, मैंने भी बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन मेरे कभी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं लाई क्योंकि मुझे पता है हमारे नबी की इज्जत हमारे दिल में क्या है। मैंने भी लोगों को गिरफ्तार किया है, करवाया है दिल्ली की सरजमी पर। मेरी तमाम चीजें मेरे सोशल साइट पर मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सोशल साइट बहुत मजबूत है। लेकिन आज लोग सवाल कर रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी कि मुझे इस जगह पर खड़ा होना पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों के बीच में आया हूं डॉक्टर साहब को सपोर्ट करने के लिए और मैं किसी जमात के लिए तायद नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अगर जो भी मेरी पार्टी का फैसला होगा मुझे मंजूर है। मैं डॉक्टर साहब को एक वादा करके गया था क्योंकि डॉक्टर साहब का मेरा रिश्ता एक बाप बेटे की तरह समझ लीजिए, क्योंकि मैंने इनके अंदर इंसानियत देखी है, इनके अंदर मैंने एहसास देखा है कि इनके अंदर कौम मिल्लत की फिक्र है, इंसानियत की फिक्र है। एक शख्स, हम लोग जो मेहनत करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम पर कोई नाइंसाफी हो तो हमारे लीडरान हमारी बातों को ऐवान में रखे, हमारी मजबूरियों को समझे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन इन लीडरों में मैं खासकर इम्तियाज जलील साहब के बारे में बोलूंगा कि मुसलसल 5 साल से दिल्ली के इंचार्ज रहे, लेकिन दिल्ली के अंदर आज मजलिस को इन्होंने खत्म कर दिया और इसका नतीजा यह है कि आज दिल्ली के अंदर मजलिस मजबूत नहीं है। आप औरंगाबाद की आवाम ने आपको मोहब्बत दी, अकबर साहब असद साहब की आवाज पर लब्बैक कर कर मोहब्बत दी, लेकिन आपने उनके वादों को भी पूरा नहीं किया। मेरी बात आपको बुरी लग सकती है इम्तियाज जलील साहब, और यकीनन लगनी भी चाहिए। और अभी तो मैं क्या बोल रहा हूं मेरे भाई, अभी तो इब्तदाई इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी मैदान में आना बाकी है और मैं औरंगाबाद की आवाम के बीच में जाऊंगा और मुझे यकीन है अगर मैं जो सच बोलूंगा, अगर मेरी जुबान पे सच्चाई होगी तो औरंगाबाद इस बात को समझेगी कि ये लड़ाई गफ्फार कादरी या एमआईएम के बीच में नहीं है, ये समाजवादी या एमआईएम के बीच में नहीं है, ये लड़ाई इंसाफ और नाइंसाफी की लड़ाई है और आवाम को इंसाफ देना पड़ेगा, जिसका हक है उसको देना पड़ेगा। आप किसी का हक ऐसे नहीं छीन सकते। मुसलसल डॉक्टर साहब इलेक्शन नहीं लड़ते। अगर मुसलसल आप 5 साल पहले या ये 2 साल पहले ये बोल दिया जाता डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब आप इस बार इलेक्शन की तैयारी मत करो, हम आपको टिकट नहीं देंगे, हम किसी नौजवान को लड़ाते। और मैं कहता हूं कि अगर कुर्बानी देनी थी मैं शायद तब भी यहां पर खड़ा नहीं रहता। समीर साजिद बिल्डर साहब, उन्होंने भी मुसलसल 10 साल मेहनत करी, मैं उनके काम को देख रहा हूं। अगर इम्तियाज जलील साहब को इतनी ही फिक्र थी तो वो भी कुर्बानी देते, उनका भी हक बनता है, वो उनको टिकट दे देते, तो भी मैं समझता कि इम्तियाज जलील साहब के अंदर सियासत की कुर्बानी देने का जज्बा है। लेकिन नहीं, समीर भाई को भी लॉलीपॉप दे दिया। अब वो क्या करते बेचारे। मैं समीर की इज्जत करता, मैं समीर को समझता, समीर भाई को भी समझना चाहिए ये जो नाइंसाफी आपके साथ हुई है,
इम्तियाज जलील साहब स्टेट के प्रेसिडेंट है, उनको पता है और आपको तो मालूम है। आप मीडिया वाले हो, मीडिया वाले को मालूम होता है कब किसकी टीआरपी बढ़ानी, कब किसकी टीआरपी गिरानी। तो इम्तियाज साहब तो बाकायदा मीडिया में काम कर चुके हैं और उनको मालूम है कि मुझे कब अपनी टीआरपी बढ़ानी है, कब दूसरों की टीआरपी को गिराना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं औरंगाबाद में इस बार आपकी टीआरपी को गिरा कर जाऊंगा। आपने मुझे मजलिस में कमजोर किया है, मैं आपकी सच्चाई पूरी आवाम को बताकर जाऊंगा और यकीनन आवाम मेरी बात को समझेगी। मेरा मकसद सिर्फ औरंगाबाद में आने का यही है मेरे भाई कि डॉक्टर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं आपके जरिए आवाम से भी, जब आवाम तक ये चीज जाए और सोशल मीडिया के लोग भी जो देख रहे हैं, जो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब बिक गए या डॉक्टर साहब बीजेपी को कमजोर करना है या डॉक्टर साहब को खरीद लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मालूम है कि डॉक्टर साहब की शख्सियत ये किसी दौलत या शोहरत के लिए इंतखाबात नहीं लड़ रहे। इनको मालूम है कि मेरे कौम के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर अल्लाह ने इन्हें कामयाब कर दिया तो ये आवाम की खिदमत कर सके। अगर ये जीत कर आ जाते, अगर ये इम्तियाज जलील साहब की तरह काम नहीं करते तो मैं यहाँ पर बैठकर डॉक्टर साहब की भी तारीफ नहीं करता। लेकिन मुझे यकीन है अगर औरंगाबाद की आवाम ने डॉक्टर साहब को कामयाब करके भेजा तो औरंगाबाद के आवाम के मुस्तकबिल का एक नया सवेरा होगा और औरंगाबाद के मजलूम मासूम बच्चों के लिए अच्छे अस्पतालों का इंतजाम होगा, अच्छे स्कूलों का इंतजाम होगा। वो तमाम जरूरत की चीजें की जाएंगी जो एक लीडर का हक बनता है। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अरे डॉक्टर साहब अभी समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं, एमआईएम में नहीं है डॉक्टर साहब। नहीं, आप एमआईएम जा चुके हैं, आपका गुस्सा ठीक है तो आप पर्सनल प्रेस कॉन्फ्रेंस देना था। आप तो सपा में है, ये सपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर आप ठीक है। जलील साहब का हमने सुन लिया सर, डॉक्टर साहब ने पहले हमको सारी कहानी सुना चुकी है जलील साहब की। ये मेरी बात सुनिए, मैं आपके बोलने से मैं सपा की तारीफ तो नहीं कर सकता हूँ। ये सपा का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, सच्चाई का कॉन्फ्रेंस है। मैं बताना चाहता हूँ हम डॉक्टर साहब से सारी सच्चाई